गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जो मैकेनिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था हम ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड में, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा पास्ट देखा था हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स पर कि कितने मशहूर थे उस समय इंडियन फैब्रिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली लाइक वहाँ बात करें हमने मुस्लिम की करी हो या जीन्स की करी हो, बंदनी की करी हो या फिर सिल्क की करी हो और पटोला की करी हो हमने। ओके, सो काफ़ी मीन्स एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया ग्लोबली इन द यूरोपियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बट लेकिन जैसे ही अराइवल हुआ ब्रिटिशर्स का इंडिया में, तो उसके बाद क्या चेंजेस आने लग गए, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओके, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन टेक्सटाइल्स को यूरोपियन मार्केट में इन 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ कि The Calico Act of 1720 in the early 18th century, the textile industries in England had started developing. अब क्या हुआ कि 1720 के दौरान मतलब इन द अर्लियर्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, डेवलप होना स्टार्ट होने लगी। अब द इंग्लिश प्रोड्यूसर वर नॉट एबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ड्यू टू द पॉपुलैरिटी। अब जो वहां के जो लोग जो वहां पर जो जिन्होंने इंडस्ट्रीज ओपन की थी टेक्सटाइल की, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एक इंडियन टेक्सटाइल का एक अपना ही नाम था, एक उसकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा थी। अब therefore in 1720 the British government enacted the Calico Act and banned the use of jeans from India and England। और तभी इंग्लैंड एक तरीके का बहुत बड़ा हब था उस समय जहां से पूरे यूरोपियन मार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई होते थे। तो इंग्लैंड ने क्या करा कि वहां के जो गवर्नमेंट ने कैलिको एक्ट को पास किया, जिसके तहत इंडिया से लाया गया जीन्स इंग्लैंड में बैन कर दिया गया, उसका यूज को टोटली बैन कर दिया गया। इंडियन टेक्सटाइल्स की जो जीन्स होती है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। Now, the calico printing industry was the first to develop in Britain under the protection of its government। अब अगर हमें कुछ थोड़ा सा हमने क्लास में पढ़ा था, तो कैलिको जो वर्ड था वो कैलिकट से आया था, केरला से। ओके, वहाँ की जो पॉपुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो जो कैलिको था वो यूरोपियन मार्केट में बहुत फेमस था, तो उसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और जो कैलिको प्रिंटिंग थी वो सबसे पहले इंडिया के बाद कहाँ पे डेवलप हुई, इंग्लैंड में। द इंग्लिश स्टार्टेड कॉपिंग एंड प्रिंटिंग इंडियन डिजाइन ऑन व्हाइट मुस्लिम क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। अब वो क्या करते थे, यहाँ से जो मुस्लिम जो कपड़ा था उसको इम्पोर्ट करवाते थे, यानी एक्सपोर्ट करवाते थे अपने कंट्रीज में, और यहाँ और वहाँ और फिर विद सेम कॉपी, जैसे जो कैलिकट की जो कॉपी होती थी, कैलिको प्रिंटिंग कॉपी जो होती थी, सेम वैसी कॉपी उन्होंने वहाँ पे कॉपी करी, फिर उसको वहाँ पूरे यूरोपियन मार्केट में सेल किया। Now, technological innovation in English textile industry, competition with the relative inexpensive Indian textile market led to technological innovation in the English textile industries. James Hargreaves invented the spinning jenny in 1764. The spinning jenny was an early spinning machine with multiple spindles that spun many strands of cotton thread at the same time. Earlier cotton thread was spun on a traditional spinning wheel which could turn only one strand at a time। अब आपने इंडियन का स्पिनिंग व्हील जिसको हम चरखा बोलते हैं वो आपने देखा होगा, वो एक टाइम में बस एक ही स्पिंडल यार्न जो है वो तैयार कर सकता है। बट लेकिन उसी दौरान 1764 में एक इनोवेशन हुआ जेम्स हारग्रीव्स ने, जिन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन इन्वेंट की, जो एक साथ मल्टीपल स्ट्रैंड्स, जो धागे इकट्ठे होते मल्टीपल स्ट्रैंड्स वो बना सकते थे यार्न की, जिसकी वजह से देखिए एक ही बार में मल्टीपल स्ट्रैंड्स बनने थे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा था। और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री वो अब पीछे, उनके मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पिछड़ रही थी।
नाउ उसी दौरान जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया और एक स्टीम इंजन को इन्वेंट किया, उसको पेटेंट करवाया। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड पेटेंट का मतलब होता है, जब किसी भी वर्किंग मॉडल या किसी भी रिसर्च को हम पेटेंट करवा लेते हैं, मतलब कि हम उसे अपने नाम पे करवा लेते हैं, उसको सेल कर देते हैं, मतलब उसको अपने नाम पे करना कि लाइक मैंने ये चीज इन्वेंट करी है, ओके, और इस पर अब मेरा हक है, इसकी जो कॉपी है वो मेरे अकॉर्डिंग ही होगी, मतलब मैं जिसको इसके राइट्स बेचूंगा कि सपोज करो मैंने कोई चीज इन्वेंशन की, मैंने उसका पेटेंट ले लिया, तो जितनी भी अदर कंपनीज है वो उस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना सकती जब तक कि मैं इजाजत ना दूं, ओके। तो इसे हम बोलते हैं पेटेंट करवाना, ओके। तो जेम्स वॉट ने पेटेंट भी इन्वेंट भी किया और पेटेंट भी करवाया और उन्होंने एक स्टीम इंजन डेवलप किया, ओके। स्टीम इंजन से आप सभी जानते हो एक ऐसी क्रांति जिसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा वो दिया, बहुत सारी मशीन्स को, क्योंकि आजकल जितने भी मशीन जो चलती है इंजन्स पे चलती है, आजकल वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन आर अवेलेबल। However, the application of the James Watt steam engine in textile manufacturing is credited to Sir Richard Arkwright, who was able to adapt it for textile industrial uses. हालांकि जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन डेवलप किया था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए नहीं करा था, वो फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स के लिए करा था, व्हीकल्स चलाने के लिए करा था। बट लेकिन इस इंजन का जो सही यूज किया था सर रिचर्ड आर्कवाइट ने, कहीं ना कहीं इस इंजन को इम्प्लीमेंट करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये आइडिया सर रिचर्ड आर्कवाइट का था। नाउ फ्रॉम 1780s द स्टीम इंजन वाज द यूज टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज, और स्टीम इंजन के आने से नई नई फैक्ट्रीज डेवलप हो गई। कहीं ना कहीं जो पावर चाहिए रहता था फैक्ट्रीज में मशीन को चलाने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? स्टीम इंजन्स। The earlier factories powered by animals, wind or water had machines operated at much slower speed. और इससे पहले जो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स हुआ करती थी बहुत ही कम स्पीड्स में चलती थी, या तो उसको इंसान ऑपरेट करता था या किसी अदर मैकेनिकल चीजों से ऑपरेट होती थी, जिससे काम बहुत स्लो होता था। बट स्टीम इंजन एक जो पावरफुल इंजन था उस समय, और कहीं ना कहीं वर्क स्पीड को बढ़ाता था, अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता था। द इन्वेंशन ऑफ द स्पिनिंग जेनी एंड स्टीम इंजन हैड weave a very large quantities of cloth at significantly cheaper rates. अब क्या होता था कि जो दोनों इन्वेंशन, एक स्टीम इंजन का इन्वेंशन और एक स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन, ये दोनों बहुत ही कारगर साबित हुए। एज अ रिजल्ट जो क्लॉथ्स थे वीव हो रहे थे, मतलब जो नए क्लॉथ्स बन रहे थे इन मशीन्स के थ्रू, वो बहुत ज्यादा, एक तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, इसके साथ साथ चीप रेट्स में जो प्रोडक्ट था वो हमारा बन के रेडी हो रहा था। ओके, ऑन पेज नंबर 6 आपको स्पिनिंग जेनी की इमेज मिल जाएगी, तो आप वहां पे देख सकते हो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैंड्स, है ना, कि धागे की गट्टी एक टाइम पे वो बहुत सारे धागे की गट्टी वो बना सकता है। ओके, तो इस टाइप के स्ट्रैंड्स वो बनाता था। So nevertheless, the Indian textile industry managed to rule the world until the end of the 18th century. पर फिर भी करीबन 1800 शताब्दी ने 18th सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 1799 तक या फिर 1800 तक इंडिया ने जैसे तैसे मैनेज किया इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंक्लूडिंग फ्रांस, इंग्लिश एंड डच। और जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेन मार्केट थी वो थी फ्रांस की, अमेरिकन की और डच जो कंट्रीज थी इनकी कंपनीज की। दिस कंपनीज पेड फॉर इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। अब ये जो कंपनीज थी, चाहे वो डच की हो, इंग्लिश की हो, फ्रांस की हो, ये हमसे डील कायम में करती थी, ये हमसे कॉटन और सिल्क लेते थे, बदले में हमें चांदी यानी सिल्वर प्रोवाइड करवाते थे। हाउएवर, आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी स्टॉप इंपोर्टिंग silver and started using the revenue collected from Indian peasants and zamindar to buy Indian textile. अब जैसे ही ईस्ट इंडियन कंपनी ने बंगाल पर कब्जा करा तो धीरे धीरे यहाँ का सिनेरियो बदल गया। अब वो इसके बदले में चांदी नहीं लेते थे, बल्कि हमारी जो जमीनें हैं वो हड़पने लग गए थे, रिवेन्यूज उल्टा हमसे कलेक्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल या मेजर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर ठप पड़ना स्टार्ट हो गई। So the next topic is what were the major weaving centers and processes in the late 18th century. Okay, अब कौन कौन से वीविंग सेंटर्स थे हमारे यहाँ
इन द लेट 18th सेंचुरी। कौन कौन से वीविंग सेंटर्स यानी कहाँ कहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था, कपड़ों का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता था। अब पेज नंबर 6 में आपको एक्टिविटी 4 है जिसमें मैप दे रखा है। उस मैप का आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और 2 सिटीज, 2 प्लेन वाइट, 2 चेक्स एंड स्ट्राइप्स, 2 चेन्स, 2 सिल्क, ओके, इनको आपको एक फिजिकल मैप पे प्लॉट करना है। ओके, 2 सिटीज, 2 प्लेन वाइट, 2 चेक्स एंड स्ट्राइप्स, 2 चेन्स और 2 सिल्क। ओके, आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको कन्वीनियंट लगे याद करने में, आप उन 2 प्लेसेस को मार्क कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ और इनको देखकर आपको अपनी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 4 में नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद फील करनी होगी। ओके, नाउ द मैप जो है उसके हिसाब से अगर हमें दिखे तो जो मिड सेंचुरी था, मिड ऑफ 18th सेंचुरी जो था, वो इंडिया के 4 अलग अलग हिस्सों में सिचुएटेड था। ओके, अगर हम देखें उस मैप को, हम ध्यान से देखेंगे तो आपको एक महाराष्ट्र वाला एरिया, जो बॉम्बे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, सूरत, बंगाल, पंजाब वाला पोर्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हब हुआ करता था। और हम सदर्न पार्ट में आए तो ये जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, केरला वाला पोर्शन है, वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट हब था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, बंगाल जो था, वेस्ट बंगाल, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था टेक्सटाइल सेंटर का। द लोकेशन नियर न्यूमरस रिवर्स हैव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब बंगाल इतना इम्पोर्टेंट सेंटर इसलिए था कि वहां से जो रिवर, जो सी रूट्स थे, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थे और वेरियस सिटीज को जोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अगर गुड्स का करना रहता था बहुत इजीली हो जाता था। Water bodies such as ocean and rivers were important modes of transportation as railways and roadways were not developed at that time. और जो वाटर बॉडीज थी उस समय वही मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी, या तो समुद्र, ओशियन या रिवर्स, ये मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते, क्योंकि उस समय ना रोड्स बनी हुई थी ना रेलवेज चल रही थी इंडिया में। Dhaka in present-day Bangladesh was the leading textile center in the 18th century. The city was famous for malmal and jamdani weaving. ढाका जो बांग्लादेश, जो बंगाल वाला पोर्शन है, उसमें बांग्लादेश में ढाका जो सिटी थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, क्योंकि वहां से जो मलमल का कपड़ा होता था या जामदनी का जो कपड़ा होता था वो वहां बनता था। ओके, और जो कि वाकई वर्ल्ड फेमस फैब्रिक उस समय था। In the southern part of the country, another cluster of cotton weaving center came up along the Coromandel coast, which is situated from Madras to northern Andhra Pradesh. अब जब आप पेज नंबर 6 पे गया, बंगाल में मौसीपट्टनम से लेके तो मदुराई तक जो वो पोर्शन आप देखोगे तो वहां पे वेरियस कॉटन सेंटर सिटीज हैं, जो कि वहां पर एक तरीके से कॉटन वीविंग सेंटर से वहां पे कपड़ा बनाते थे कॉटन का। ओके, जो कि मद्रास से लेकर नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश तक चलता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर अलॉन्ग विद वेस्टर्न कोस्ट, अगर हम बात करें अरेबियन सी, जहां पर गुजरात वाला पोर्शन है, वहां पर गुजरात में इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाहौर, सरहिंद, समाना, ये सारे इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स थे। द वीवर्स पास्ड ऑन देयर स्किल्स इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो इनका टेक्सटाइल का जो बिजनेस था या वीवर्स थे जो कपड़ा बुनते थे, ये इनका खानदानी पेशा था, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलता आ रहा था। The Tanti weavers of Bengal, the Julhas or Momin weavers of North India, the Sale, Kaikolar and Devangs of South India were some of the famous weaving communities of that period. उस समय weaving communities होती थी तो उन्हीं के नाम है, जैसे तांती, बंगाल में जो weavers होते थे उनको तांतीस कहा जाता था, whereas नॉर्दर्न इंडिया के weavers को मोमिन या फिर जुलाहास कहा जाता था, और सदर्न इंडिया के देवांश और काइकोलर कहा जाता था। सो अलग अलग एरियाज में जो विविंग कम्युनिटीज थे, इनके अलग अलग डिफरेंट नेम्स थे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंड वूवन क्लोथ्स कैसे हैंड वूवन करते थे इनके बारे में जानेंगे, और कैसे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेक्लिनेशन आया, कैसे गिरावट आई इंडियन टेक्सटाइल्स में, फिर उसके बाद में ब्रिटेन में कैसे वो हुआ, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।